हेलो दोस्तों, ये है हमारा रिलेटिविटी सीरीज़ का पहला वीडियो। इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिससे आपको रिलेटिविटी की समझ विकसित करनी है। हम इसको हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको सेम टू सेम नोट कर सकते हैं क्योंकि हमने सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिव्यू किया है जो कि CSJMU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। हर बार रिलेटिविटी से सेम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग। सो ये जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इंट्रोडक्शन, ये रिलेटिविटी है क्या और ये फिज़िक्स में आई कैसे? तो इसको समझने के लिए हम एक बेसिक सी बात समझेंगे कि जो हमारी न्यूटन भाई साहब की जो फिज़िक्स थी, उसमें हम डेली के कुछ चीज़ें थी जैसे स्पीड हो गई और मास हो गया और स्पेस टाइम हो गया, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को हम जो देखते थे उसको एक्सप्लेन करते थे। धीरे-धीरे जैसे फिज़िक्स आगे बढ़ी तो लोगों ने हाई स्पीड आना चालू हुआ। हाई स्पीड के चक्कर में जब लाइट को लोगों ने समझा, प्रकाश को समझा, तो उन्होंने पाया कि जब भी वेलोसिटी जो है, वेग है किसी का, वो जब लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होता है, यानी उसके लगभग बराबर भी होता है, उससे थोड़ा कम होता है, तब ये जो क्लासिकल फिज़िक्स के रूल थे, जो न्यूटन भाई साहब के रूल थे, या जो हम लोग पढ़ते हैं ना F बराबर ma और v=u+at, ये सब फेल हो जाते हैं। फिर आइंस्टीन आते हैं, उन्होंने अपने अलग नियम दिए और उन्होंने इन सारे फंडामेंटल फंडामेंटल जो इशू थे इनको समझाया और अपने कुछ नियम दिए और वो नियम इनसे, जो क्लासिकल वाले से, इनसे बिल्कुल अलग थे। इनके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई ऑब्वियसली, जिसका नाम रखा गया रिलेटिविटी। आप कह सकते हैं कि रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन का आइडिया है और इसमें हम उस वेग के बारे में पढ़ेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वेग के या तो बराबर है या फिर उससे थोड़ा कम है, बहुत छोटा सा, या उसका आधा भी है ना, तो भी ये न्यूटन भाई साहब फेल हो जाते थे कभी कभी। देखते हैं इनकी लिमिटेशन क्या है। डेफिनेशन से चालू करते हैं। क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, देखिए हम न्यूटोनियन इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूटन भाई साहब का पल्ला भारी रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। आप सारे फॉर्मूलास देख लीजिए। तो इसको हम पुरानी वाली जो फिज़िक्स है, ये उसके बारे में दे रहे हैं कुछ जानकारी कि क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज ट्रैवलिंग एट वेलोसिटीज दैट आर वेरी मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही मैंने जो आपको बताया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो प्रकाश के वेग से कम वाली वेलोसिटी को डील करती थी। अकॉर्डिंग टू इट, द थ्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज स्पेस, टाइम एंड मास, आर एब्सोल्यूट एंड इनवेरिएंट। मतलब न्यूटन की जो फिजिक्स थी उसमें तीन चीज़ें कभी नहीं बदलती थी। वो क्या है? स्पेस नहीं बदलता था, टाइम नहीं बदलता था और मास नहीं बदलता था। अब आप कहोगे कि टाइम तो सर बदलता था, हमने देखा है कि वो T1 सेकंड पे वहाँ है, T2 सेकंड पे वहाँ है। वो टाइम नहीं। टाइम का मतलब, मान लो मैं किसी बॉल को गिरते हुआ देख रहा हूँ और मेरे लिए ये बॉल 2 सेकंड में ज़मीन पर आ गई, ठीक है ना? और आप उधर छत पे खड़े हो, आपने उस बॉल को गिरते हुए देखा, तो आपके लिए भी उसने 2 सेकंड ही लगाए होंगे। इसे कहते हैं टाइम का एब्सोल्यूट होना या इनवेरिएंट होना। आप चाहे छत से देखो, चाहे लेट के देखो, चाहे नाच के देखो, आपको बॉल वो है 2 सेकंड में ही गिरती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 सेकंड दिख रही है, कि 4 सेकंड में ऊपर से नीचे आई और मेरे को दिख रही है कि 1 सेकंड में ही नीचे आ गई। तो इसे कहते हैं टाइम का इनवेरिएंट होना। फिर स्पेस, स्पेस मतलब मान लो किसी बॉक्स का वॉल्यूम जो है, मान लो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मुझे दिख रहा है और आप बोलोगे सर मुझे तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, वहीं क्यूब है। तो मैं कहूँगा जाओ दवाई लेके आओ पहले अपने दिमाग की, क्योंकि ऐसा तो पागल करते हैं। तो स्पेस भी इनवेरिएंट है। अब मास, मास ऐसा आपने कभी देखा है कि आप 20 किलो के हैं और भागते हुए जा रहे हैं और आप 10 किलो के रह गए, या मान लो 40 किलो के हो गए? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी कंपेरेबल भी होगी तो आपका मास बदलेगा, और ये सब हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी में। सो ये है डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर डायरेक्ट वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा ही रहेगा कि आप इसे अभी लिख लें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मास,
इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स, द मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ मोशन। वहीं जो मैंने आपको बोला कि आप चाहे दौड़ रहे हों, चाहे खड़े हों, चाहे नाच रहे हों, आपका मास नहीं बदलेगा। अगर आप 20 किलो के हैं तो आप 20 ही किलो के रहेंगे। किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में। रिलेटिविटी में ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत तेज़ मूव कर रहे हो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, तो आपका मास बदलेगा। The mass of an isolated system of a body does not change with any process occurring within the system। अब isolated का क्या है? isolated मतलब अलग थलग। मान लो ये बर्तन है, आप इसको देख रहे हो, ठीक है ना। आइसोलेटेड का मतलब आप इसमें कुछ मिला नहीं रहे हो, इसमें आप कुछ गिरा नहीं रहे हो। मान लो आप इधर से पानी भी डाल रहे हो, फिर कह रहे हो सर इसका मास तो बदल रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ हुआ? आइसोलेटेड मतलब आप इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो। अब इसका जो मास है ये बिल्कुल नहीं बदलेगा जब तक आप इसमें कोई छेड़खानी ना करेंगे। यही ये पॉइंट कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मास है वो बदलता नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी अंदरूनी चेंज से। ऐसा नहीं होगा कि दूध फट गया तो वो 1 किलो का था तो 5 किलो हो गया हो, नहीं होगा ऐसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये उस टर्म्स के बारे में जानकारी है। पार्टिकल किसे कहते हैं? अ पार्टिकल इज आइडली जस्ट अ पीस। पार्टिकल हम किसी बिंदु को भी कह सकते हैं। अगर आप बड़ी पिक्चर में देखोगे तो एक साइकिल को भी पार्टिकल ही मान सकते हैं। जब हम बड़े मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम अर्थ को पार्टिकल मान लेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल या तो कोई पीस है या कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी किसी द्रव्यमान का टुकड़ा है जिसका कोई लीनियर डायमेंशन नहीं। अब बिंदु का लीनियर डायमेंशन क्या है? आप इसको स्केल से मापोगे थोड़ी, इसे आप क्या 1 सेंटीमीटर कहोगे? नहीं कह पाओगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। इवेंट, अब इवेंट यानी घटना। एन इवेंट किसे कहते हैं? तो एन इवेंट स्टैंड्स इन आवर मैथमेटिकल मॉडल फॉर एनीथिंग दैट अकर्स सडनली और इंस्टेंटेनियसली एट अ पॉइंट इन स्पेस। मान लो आप गली से निकल रहे हो और अचानक कोई बाइक किसी को ठोकर मार दे, तो आप कहोगे यार वहाँ पे मैंने रास्ते में देखा एक दुर्घटना हो गई। तो आपने क्या बोला? दुर्घटना हो गई। हिंदी मेरी गलत है, सॉरी उसके लिए। हाँ, तो दुर्घटना हो गई, तो इसमें क्या शब्द आया? घटना। 1 मिनट, सही है, ठीक, घटना। तो इवेंट को क्या कहेंगे? घटना। ऐसी चीज़ जो अचानक हो या तुरंत हो किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पर, यानी तो इसे हम घटना कहेंगे। इसे हम ये इसका प्रयोग होने वाला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। बाकी डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं। फिर आते हैं ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर मतलब जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है या समझ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक पेड़ के पास बिठा दिया, हमने कहा ये अभी पौधा है छोटा सा और तुम इसके पास बैठो और जब तक ये इतना बड़ा ना हो जाए तब तक इसको देखते रहो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? देखने को बोला तो आप इसको अनुभव करोगे, इसको देखोगे कि हाँ अब ये इतना बड़ा हो चुका है, अब ये इतना बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हुआ। तो आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो या देख रहे हो। तो ऑब्जर्वर यानी देखने वाला या समझने वाला। अ पर्सन, कोई व्यक्ति, और एन इक्विपमेंट। अब हो सकता है मैं यहाँ पर कैमरा लगवा दूँ, मैं कहूँगा सर, आप कहोगे सर क्यों कंजूसी कर रहे हो, मेरे को क्यों बैठा रहे हो, ऐसा करो कैमरा लगवा दो ना, उसे आप देखते रहना ये कितने दिन में कितना कितना बढ़ रहा है। तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है। अ पर्सन और एन इक्विपमेंट विच कैन लोकेट, ठीक है ना। लोकेट मतलब पता लगाना किसी, ठीक। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब डेटा बनाना, ऐसा समझ सकते हो आप। मेजर, गणना करना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब उसको व्यक्त करना। एन इवेंट, एक घटना को, इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वर। मान लो ऐसा कोई मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसको मेज़र कर सकता है कि हाँ सर लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, या रिकॉर्ड कर सकता है या लोकेट कर सकता है, उसको हम ऑब्जर्वर कहेंगे। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट यानी कोई मशीन भी हो सकती है, सिंपल भाषा में समझिए। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप इस पर इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लीजिए क्योंकि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर CSJMU से हैं तो फिर ये डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ये कई बार पूछी जा चुकी है, एक साल छोड़कर पूछी जाती है। तो देखते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को। फ्रेम, अरे यार ये स्पेलिंग गलत है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, इसका क्या मतलब है? ये कुछ इसका फिगर है, आप इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिए। उससे पहले मैं समझाता हूँ आपको। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि
कि जो है बॉल गिर रही है और आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो। आपने बोला सर ये तो 2 सेकंड में ज़मीन पर आ गई, और पड़ोस में कोई बिल्डिंग पे बैठा व्यक्ति है, वो देख रहा है कि हाँ 2 सेकंड में नीचे आई है। अब मान लो कि आप एक जगह पे बैठे हो स्टेशन पर, ठीक है ना, स्टेशन पर बैठे हो और यहाँ पे रेलगाड़ी जा रही है, ठीक, ये रेलगाड़ी जा रही है और मैंने आपसे पूछा इसकी स्पीड कितनी है, आपने बोला सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है आपको, ठीक। अब कोई इसके रेलगाड़ी के अंदर बैठा है, मैंने जब उससे पूछूंगा कि इस रेलगाड़ी की मतलब और एक रेलगाड़ी सामने से आ रही है, ठीक, मैं इससे पूछूंगा कि इनकी स्पीड कितनी है, ये जो बाहर खड़े हैं, तो उसे रेलगाड़ी थोड़ी ना, आप पीछे जाते हुए दिखोगे। जैसे आपने बाइक पे कभी देखा होगा कि जब आप देखते हो तो लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, वो आप समझदार हो तो आप जानते हैं कि बाइक चल रही है, लेकिन आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं, वैसे ही उसको लगेगा कि आप इधर जा रहे हो 25 की स्पीड, ना कि रेलगाड़ी आगे जा रही है। तो आपने देखा आपके लिए डायरेक्शन रेलगाड़ी की इस ओर है, वेग की दिशा इस ओर है, जबकि जो रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है उसके लिए आपकी दिशा इस ओर है, उल्टी हो गई। यानी वेग जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, उसमें क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी। लेकिन ये तो अलग अलग लोगों से पूछने पर दिशाएं बदली जा रही हैं, दिशा तो बदल रही है, इसका मतलब वेग बदल रहा है। बदलने के लिए हमने ये वाला साइन बना देते हैं, ठीक। अब परिमाण को भी बदलते हैं। मान लो एक रेलगाड़ी सामने से आ रही है, ठीक, अगर मैं, और ये भी 25 से है, 25 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये इधर 25 से जा रही है और ये भी इधर 25 से जा रही है, तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब अगर एक दूसरे के अपोजिट वेग होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो इसको लगेगा कि ये रेलगाड़ी 50 से गई और इसमें बैठे व्यक्ति को लगेगा कि ये रेलगाड़ी 50 से गई। तो दोनों से पूछने पर ये भी बताएंगे कि स्पीड 50 हो गई, जबकि मीटर में 25 ही दिखाएगा। इसको भी लगेगा कि दोनों 25 से ही तो जा रही हैं, लेकिन इनको महसूस ऐसा होगा कि ये जो क्रॉस करने वाली है ये 50 से गई है। अगर आपको कन्फ्यूज़न ज़रा सी भी हो तो इसको वापस से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो दिशा भी बदली, आप मेरा पॉइंट समझ जाइए बस। अब इसको रेलगाड़ी को समझने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस एक उदाहरण है कि लोग अलग अलग पूछने पर चीज़ों के मान अलग अलग हो सकते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे से कितने किलोमीटर दूर हो, तो आपने बोला सर 2 किलोमीटर। मैंने दूसरे से पूछा, उसने कहा सर 20 किलोमीटर। मैंने अच्छा बताओ पहले वाले से, तुमसे पहले वाला कितने किलोमीटर है, तो उसने बोला सर 15, और ऐसे करके दूरियां बदलती हैं। यू गॉट माई पॉइंट राइट। सो अलग अलग व्यक्ति से पूछने पर या अलग अलग निर्देश से, अलग अलग जगह से, अलग अलग बिंदु से वेग और दिशा बदल जाती हैं। सो इसको ही हम लिखेंगे ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब बिंदु और पॉइंट इन विच वी डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन। अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको कोई अगर वेग बताएगा तो किसी पॉइंट के रिलेटिव बताएगा। वो कहेगा कि एक स्पेसशिप से देखने पर एक विमान की स्पीड फलानी है, 20 है, 30 है, तो ये स्पेसशिप क्या है, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या था, ये लड़का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। जब इससे पूछा तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जब इससे पूछा तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ए सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन विच वी डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति की अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए जिस बिंदु का सहारा लेते हैं उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ ओ से हम देख रहे हैं कि कोई पॉइंट पहले यहाँ था, फिर यहाँ जा रहा है, इस बिंदु पर बैठकर हम देख रहे हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये कोई पॉइंट है XYZ, दूरी है यहाँ से R। तो यही इस फिगर से समझाने का प्रयास है। 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं और नॉन इनर्शियल किसे कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आते हैं जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। अब एक्सेलरेशन से इसका क्या लेना देना है, इसे आप डेफिनेशन से समझिए, फिर हम आपको फिगर में समझाएंगे। अनएक्सेलरेटेड, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वही जो बिंदु है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक।
या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन में भी है कि दो दीज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यानी वो जड़त्व का नियम कि कोई वस्तु जब तक मतलब आप उस पर बल नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदलेगी, ये पहला नियम था। दूसरा नियम वही F=ma, ये दो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होंगे उसे ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब आप इसको उदाहरण से समझिए क्योंकि वहाँ समझना आसान है। अनएक्सेलरेटेड मीन्स क्या, देखो एक्सेलरेशन कहाँ आता है, जब वेग बदलेगा। अपने त्वरण की एक्सेलरेशन की परिभाषा सुनी होगी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब जब वेग बदलेगा तब त्वरण आएगा। इसका मतलब अगर त्वरण वेग बदलेगा नहीं तो त्वरण आएगा नहीं, ठीक है ना। तो सीधे से आप समझ लीजिए अनएक्सेलरेटेड मतलब जिसमें वेग जो है वो बदले ना, यानी कांस्टेंट हो। आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे फ्रेम यानी मान लो कोई रेलगाड़ी, वो जो मैंने आपको रेलगाड़ी वाला बताया था उदाहरण, ये रहा। इसमें जो रेलगाड़ी थी मैंने बोला था ना कि ये जो बैठा है और इससे मैंने पूछा कि इसकी स्पीड क्या है तो उसने 50 बताई थी। मान लो ये जो ट्रेन चला रहा है वो ट्रेन की स्पीड को लगातार बढ़ाना चालू कर दे तो ऑब्वियसली ये स्पीड भी बदलेगी क्योंकि ये दोनों जुड़कर ही तो आ रही थी। और उदाहरण से समझिए, वो मैंने आपको मोटरसाइकिल वाला उदाहरण दिया था। मान लीजिए आप किसी बाइक पर बैठे हैं और आपको पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे बाइक की स्पीड आपने मुट्ठा खींचना चालू करा या स्पीड बढ़ानी बहुत तेज़ी से चालू करी, आपको पेड़ उतनी तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखने लगेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड बढ़ा रहे हो, आप उसको एक्सेलरेशन दे रहे हो। एक्सेलरेटर ही तो बोलते हैं जिससे भी स्पीड बढ़ती है। तो अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही थी ये बदल जाएगी। तो इनर्शियल फ्रेम में कंडीशन ही ये है कि आपको वेग को बदलना नहीं है। मान लो आप 25 से जा रहे हो तो आपको वेलोसिटी प्राप्त वो जो ऑब्जर्व करने के लिए 25 से ही चलते रहना है। आपको उसको 26 नहीं करना, आपको उसको 24 नहीं करना, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ना है। मान लो आप खड़े हो तो आप खड़े रहो, आप ज़ीरो पे हो तो ज़ीरो पे रहो, भागने मतलब वो ऑब्जर्व करते रहो इसको, ठीक है ना। तो ये है हमारा इनर्शियल फ्रेम जिसमें आप वेलोसिटी को परिवर्तित नहीं करेंगे यानी उसको एक्सेलरेशन नहीं देंगे। ऐसे इनर्शियल फ्रेम कहे जाते हैं। ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुनिया में है ही नहीं क्योंकि हर चीज़ एक्सेलरेशन में है। इवन हमारी अर्थ भी जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव में है उसमें पूछ देंगे कि अर्थ इज़ अ, कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ या नन ऑफ दी अबव, ऐसा कुछ ऑप्शन बना देंगे। आपको नॉन इनर्शियल पे टिक लगाना है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो पूछेंगे वाई, सो वो हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे समझाने वाले हैं। तो उसका उदाहरण भी दिया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है या यूनिफॉर्म मोशन यानी उस कांस्टेंट गति से चल रहा है उसको आप इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं, बस छोटे पैमाने के लिए। आप इसको बड़े पैमाने पे देखोगे तो अर्थ भी नॉन इनर्शियल है जैसा कि हम आपको बताते हैं। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स में हम कंसीडर कर लेते हैं लैब को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट ऐसा है नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं भाई, इसका जस्ट उल्टा। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लो, बिल्कुल उल्टा कर दो, ये हो जाएगी। देखिए एक्सेलरेटेड, यहाँ पे हमने क्या कहा था, अनएक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितनी आसान डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन, इसमें हमारी कंडीशन थी कि वेग बदलो ना, इसमें कह रहे भाई साहब बदल लो, जितना आपको बदलना है बदल लो। आप वेग बदलो, 25 से 50 कर दो, तभी हम उसकी अलग अलग वेलोसिटी मेज़र करेंगे। हमारा पॉइंट वही रहेगा। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी बदलती है या एक्सेलरेशन आता है उन्हें कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वही है। देखो इसमें हमने क्या कहा था कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वैलिड हो, इसमें लिखेंगे नॉट वैलिड। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सो इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल ही है इसका कि अर्थ जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल। अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने देखो डेफिनेशन में इनर्शियल में क्या लिखा था, अनएक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। तो सबसे अच्छा प्रूफ करने का तरीका होगा अगर हम अर्थ में एक्सेलरेशन दिखा दें तो ये नॉन इनर्शियल हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में होता है, नॉन इनर्शियल में। तो
ये कुछ डेफिनेशन है कि हमारे लैब के एक्सपेरिमेंट में हम अर्थ को मान लेते हैं इनर्शियल, लेकिन अर्थ है नॉन इनर्शियल। प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूला का सहारा ले रहे हैं। ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ये कोणीय वेग वाला कोणीय त्वरण है, वो क्या बोलते हैं उसे, सर्कुलर मोशन के चैप्टर से हमने लिया है। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये उसकी त्रिज्या है, ये जो है त्वरण है। ये फुल फॉर्मूला तो है ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, इसका मान होता है 2π/t, ठीक है। टी इसका टाइम पीरियड है, इसकी ओमेगा की जगह 2π/t लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, बाकी सब एक ही जैसा रहेगा। 2π ऐसे ही रखो। टी अर्थ का क्या होगा, तो 24 घंटे अर्थ जो है एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस वैल्यू को हमने सेकंड में यहाँ रख दिया। और पृथ्वी की रेडियस कितनी है, तो 6370 किलोमीटर है। इसको हमने मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दी। और इन सबको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप आंसर याद कर लो, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है, ये बदलता नहीं है। एक्सेलरेशन आता है 0.03 मीटर पर सेकंड, यानी बहुत ही मिनिमल एक एक्सेलरेशन तो आया। एक्सेलरेशन आया मतलब ये इनर्शियल तो नहीं रहा। हमने प्रूफ कर दिया कि ये नॉन इनर्शियल है। आपको पेपर में पूछ देंगे प्रूफ दैट अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको ये लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है, ये वैल्यू याद करके जाओ और सीधे ये लिख दो, और फिर नीचे लिख दो दिस इफेक्ट इज़ हाउएवर स्मॉल, क्योंकि ये 0.0 करके है, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस, सो वी कंसीडर अर्थ एज अ नॉन इनर्शियल। देखो इनर्शियल इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है, बाकी अर्थ है कैसा, एक्चुअल में नॉन इनर्शियल है। ये आप इसको लिख सकते हो कि हम ये इफेक्ट स्मॉल है, इसीलिए हम इनर्शियल भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्म और बाकी जो इसके बड़े बड़े प्रूफ्स हैं उनको भी देखेंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिलेटिविटी पूरी ही हम कवर करेंगे इसी में, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला।